मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के चौथे भाग पर एक नए विषय के साथ चर्चा करने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब कैसे फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। मतलब कहने का कैसे वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे ड्राफ्टिंग किया गया, कैसे नेशनल असेंबली को तैयार किया गया। तो पिछले वीडियो में हमने नेशनल असेंबली को देखा था, कब जब थर्ड स्टेट के लोग टेनिस कोर्ट में ब्रसेल्स में आकर के क्या किए थे, जमा हुए थे और वहां पर घोषित किए थे नेशनल असेंबली को। दूसरी बात कि वहीं पर उन्होंने बोला था कि लुईस 16 को क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना चाहिए। तो वहां पर ये कुछ मांगे थी थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स के द्वारा। तो आज देखते हैं कि कैसे फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। तो पहला पॉइंट कहता है कि 1791 में नेशनल असेंबली जो था वो कंप्लीट करता है ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब बच्चों कि 1971 में नेशनल असेंबली ने जो तय किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट होना चाहिए, तो उन्होंने कंप्लीट कर दिया। कारण क्या था? कुछ तो इसके ऑब्जेक्टिव होंगे कि हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो करने का सबसे इनका मुख्य कारण था बच्चों कि ये चाहते थे कि लिमिट कर दिया जाए। क्या? लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। मोनार्क का, राजा का क्या कर देना चाहिए, पावर को लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया था, ड्राफ्ट किया गया था। मोनार्की सिस्टम तो आपको मालूम ही होगा, जहां पर राजा का सिस्टम हो उसी को मोनार्की सिस्टम कहते हैं। और दूसरा कारण क्या था, इनका कहनाम था, थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे उनका कहनाम बेसिकली था कि एक के हाथ में सारा पावर क्यों दिया जाए। सही बात है। अगर नॉर्मली भी हम देखें कि अगर एक इंसान के हाथ में अगर टोटल पावर चला जाए तो उनको घमंड आ जाता है, वो एरोगेंट टाइप हो जाते हैं। तो थर्ड स्टेट्स का ये मांग गलत नहीं था कि राजा के पास ही सारा पावर क्यों हो, या किसी एक पर्सन के पास ही सारा पावर क्यों हो। क्यों ना सारे पावर्स को सभी लोगों में बांट दिया जाए। तो ये बात थर्ड स्टेट्स का कहना सही था। तो इनकी मांग थी कि जो पावर है वो तीन भागों में बांट दिया जाए। कुछ पावर लेजिस्लेचर को दे दिया जाए, कुछ पावर एग्जीक्यूटिव को दे दिया जाए और कुछ पावर जुडिशियरी को दे दिया जाए। हम लोग ये तीनों जो चीजें हैं, तीनों चीजें कम कहने का मतलब जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशियरी है, ये बेसिकली हम लोग सिविक्स में पढ़ भी चुके हैं क्लासेस के दौरान। तो कहने का मतलब हुआ कि थर्ड स्टेट्स का नाम था कि भैया आप अपने पावर को क्या कर दो, लेजिस्लेचर के भी हाथ में कुछ दे दो, एग्जीक्यूटिव के हाथ में भी दे दो और जुडिशियरी के हाथ में दे दो। मतलब पूरा पावर अपने पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा सोच था थर्ड स्टेट का। आगे बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make law in the National Assembly which was indirectly इलेक्टेड। अब इनका अलग कहानी था कि भैया हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, हमने ड्राफ्ट कर दिया ना कॉन्स्टिट्यूशन को, तो बहुत अच्छा बात है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग भी कर दिया, नेशनल असेंबली तो बन ही गया, तो भैया अब इलेक्शन भी करा दो। क्या करा दो? नेशनल सॉरी इलेक्शन भी आप करा ही दो। तो 1791 में ये भी रखा गया प्रस्ताव कि कानून बनाओ जिसमें हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्टली इलेक्टेड करेंगे रिप्रेजेंटेटिव को। किसके लिए? तो नेशनल असेंबली के लिए। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे बोला कि सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। कहता है कि सिटीजन क्या करेंगे, पहले कुछ इलेक्टर को, ग्रुप ऑफ इलेक्टर को पहले वोट करेंगे, ठीक है, और हु इन टर्न चूज द असेंबली, और उसके बाद जो चूज कर लिए जाएंगे वो क्या करेंगे, वो असेंबली को चूज करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे थ्री प्रोसेस चलेगा। पर कैसे? पहले सिटीजन जो होंगे वो किसको चूज करेंगे, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को चूज करेंगे, ठीक है। फिर ये ग्रुप ऑफ इलेक्टर जो होंगे वो क्या चूज करेंगे, असेंबली को चूज करें। मतलब कि सिटीजन्स के पास डायरेक्ट अधिकार नहीं होगा किसको चूज करने का, असेंबली को बनाने का। तो ये मांग था कि भैया अच्छी बात है, तुमने सब काम कर दिया, तुमने ड्राफ्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत अच्छी बात है। हमने नेशनल असेंबली भी बना दिया, वो भी बहुत अच्छा बात है। हमने लिमिट कर दिया पावर को, वो भी बहुत अच्छा बात है। तो एक काम और कर दो
कि इलेक्शन भी करा दो, जहां पर सिटीजन्स पहले क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को चुनेंगे और वो ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स जो होंगे वो चूज करेंगे असेंबली को। आगे बोला कि नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सबको पता है कि सारे सिटीजन्स को अधिकार नहीं था वोट देने का, क्योंकि हम लोग आप पढ़ेंगे, पिछला मेरा वीडियो देखेंगे, उसके गो थ्रू जाएंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेट को क्या था, वोटिंग का राइट था ना। तो सारे सिटीजन्स को तो वोट देने का अधिकार नहीं था, तो ये भी था कि भैया सबको वोटिंग देने का अधिकार दे दो। तो कुछ कुछ मांगे जो थी थर्ड स्टेट्स के द्वारा, ये बहुत ही जायज थी, बहुत ही सही थी। Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer wage were given the status of active citizens। कहता है कि जो 25 साल के ऊपर जो एज के होंगे, जो मैन, नॉट वुमेन, देखिए यहाँ पे मेंशन किया है ओनली मैन, जो मैन, जो आदमी 25 साल के एज के ऊपर होगा और जो क्या करता है, टैक्स पे करता है, कितना, एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबर वेज, मतलब 3 दिन में जो लेबर को पैसा मिलता है काम करने का, उसके बराबर का अगर वो टैक्स पे करता है। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर कोई लेबर है जो 3 दिन में 100 रुपया कमाता है, कितना कमाता है, 100 रुपये कमाता है, चलो बहुत बढ़िया, 100 रुपया कमाया। अब ये 100 रुपया 3 दिन में कमाया, अगर इसी के बराबर, अगर इसी के बराबर अगर कोई 25 साल के ऊपर का आदमी क्या करे, 100 रुपया ही टैक्स के रूप में क्या कर दे, पे करे, टैक्स क्या करे, जमा करे, पे करे, तो उस स्थिति में वो क्या कहलाएगा, एक्टिव सिटीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्टिव सिटीजन कहलाएगा, और उसको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। तो यहां से 3 बातें समझ में आई, तो देख लीजिए। फिर आगे, द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। और बात बाकी जो लोग बच गए, जो बात बाकी बच गए मैन और पूरी औरतें, वो क्या आएंगी, पैसिव सिटीजन्स के रूप में आएंगी। तो पहले भी हम लोग एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स पिछला वीडियो में बात कर चुके थे। तो यहां तक समझ में आपको आ गया होगा कि फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का शुरुआत कैसे किया गया। आगे बढ़ते बच्चों, तो आगे में क्या लिखा है, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन 1791, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बनने के बाद क्या चीजें हुई। तो पहला बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ ही पहले डिक्लेयर किया गया राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब ये किस प्रकार का राइट्स, किस प्रकार का राइट दिया जाएगा। तो पहला, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो हम लोग पढ़ते हैं, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, सेक्शन कितना, 14, सेक्शन 14, सॉरी आर्टिकल 14, नॉट सेक्शन 14, आर्टिकल 14, were given to each human being by birth and could not be taken away। तो मांग था थर्ड स्टेट का कि आप राइट टू लाइफ दे रहे हैं, दीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दीजिए, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन भी दीजिए, और इक्वालिटी बिफोर द लॉ भी दीजिए। कब, जैसे ही एक ह्यूमन बीइंग जन्म लेता है तब, और हम अगर दे दिए एक बार राइट उनको, तो दोबारा उनसे वापस लिया जाना नहीं चाहिए। तो ये बातें थी कि जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था, वो था कि अधिकार देना चाहिए बाय बर्थ। क्या अधिकार देना चाहिए, बाय बर्थ अधिकार देना चाहिए, और उनका अधिकार आप वापस नहीं ले सकते हैं। आगे बोला कि इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। तो कहता है कि स्टेट का ड्यूटी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आप क्या कीजिए, हर एक सिटीजन्स के, हर एक सिटीजन्स के राइट्स को क्या कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। मतलब जैसे हम लोग भी इंडिया का बात करते हैं, तो स्टेट का ही जिम्मेदारी होता है कि हर एक नागरिक का क्या करे, वो अधिकार को बचा करके रखे, प्रोटेक्ट करने का काम करे। तो ये भी सही चीज था
कि आप स्टेट का ये जिम्मेदारी बनता है, ड्यूटी बनता है क्या, कि आप क्या कीजिए, सारे सिटीजन्स के नेचुरल राइट को बचा करके रखिए, प्रोटेक्ट करके रखिए। प्रोटेक्ट करने का काम स्टेट का होता है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, तो कुछ सिंबल्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, वेरियस पॉलिटिकल सिंबल्स। तो सिंबल्स को याद रखना है। एक सिंबल था द ब्रोकन चैन। जो ब्रोकन चैन जो था वो किस चीज को डिनोट करता था, तो एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, मतलब अगर जंजीर टूट जाता है तो हम क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो कहने का मतलब होगा कि अगर कोई भी इंसान, क्या, कोई भी इंसान अगर जंजीर में बंधा हुआ है और अगर उसका जंजीर को हम तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्री हो ही जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई पैरट को, कोई जानवर को हम क्या करते हैं, पाल करके रखते हैं, उसको जंजीर में बांध करके रखते हैं, पिंजड़े में बांध करके रखते हैं, कैद करके रखते हैं। अगर उसके जंजीर को तोड़ दिया जाए, खोल दिया जाए, तो क्या हो सकता है, क्या होगा, वो फ्री हो जाएंगे। ऑब्वियस बात है, वो फ्री हो जाएंगे। अगला है द बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस। अब ये क्या कहता था, ये सो स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, ये जो था दिखाता था कि यूनिटी में अगर हम संगठित हैं तो हमारा स्ट्रेंथ क्या होगा, मजबूत होगा। उसके बाद द आई विथ अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, कहने का मतलब द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, कहने का मतलब हर आंख, जो हर एक इंसान होगा वो किस चीज के लिए खड़ा होगा, किस चीज के लिए, वो खड़ा होगा आपका नॉलेज के साथ। किसके साथ खड़ा होगा, नॉलेज के साथ। उसके बाद सिंबल ऑफ रॉयल पावर स्केप्चर के साथ डिनोट करता है। सिंबल ऑफ एटर्निटी, स्नैक बीटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, क्या, स्नैक बीटिंग अ टेल टू फॉर्म अ रिंग, ये पॉलिटिकल सिंबल्स थे, ठीक है। उसके बाद रेड फ्रैगन कैप, कैप ऑन बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, ठीक है। ये कब पहना जाता था, स्लेव के द्वारा, जब वो फ्री हो जाते थे स्लेव से, तो क्या इस प्रकार के कैप को पहनकर चलते थे। ब्लू व्हाइट रेड क्या था, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, ये किसका नेशनल कलर था, तो फ्रांस का। जैसे हम लोग का है ना, सेफ्रॉन है, व्हाइट है और ग्रीन है, जो हम लोग का नेशनल फ्लैग का जो कलर है, तो उसी प्रकार ब्लू व्हाइट रेड जो था वो नेशनल कलर था फ्रांस का। फिर विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, वो लॉ को दर्शाता था, कानून को दर्शाने का काम करता था। और द लॉ टैबलेट, ये क्या था, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, और सभी लोग कानून के नजर में क्या है, बराबर हैं। तो ये कुछ क्या था, वेरियस पॉलिटिकल सिंबल्स था, तो इसको याद कर लेने की आवश्यकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला बोलता है बच्चों कि फ्रांस एबोलिश्ड मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, क्या, मोनार्की को खत्म कर देता है और अब रिपब्लिक बनने की तरफ होड़ में दौड़ जाता है। तो कहता है कि लुइस 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लुइस 16 जो थे वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर देते हैं। रूलर ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the event that had been taking place there since the summer of 1789। देखिए होता है ना कि अगर हम उन्नति कर रहे हैं, अगर हम उन्नति कर रहे हैं तो हमको देख करके जलने वाले बहुत होंगे। तो उसी प्रकार अब फ्रांस क्या हो रहा था, रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहा था, वहां पर डेवलपमेंट भी हो रहा था। तो जिसको देख करके जो नेबरिंग कंट्री के जो रूलर थे वो बहुत पसंद नहीं कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्रांस डेवलप कर रहा है। तो उन्होंने प्लान किया और सोचा, प्लान करके कि हम क्या करेंगे, ट्रूप्स को भेजेंगे, किसको, ट्रूप्स, स्मॉल, जो हम लोग सैनिक जो होते हैं, सैनिकों की दल, सोल्जर्स की टुकड़ियों को हम लोग ट्रूप्स कहते हैं। तो बोला कि हम ट्रूप्स भेजेंगे, हाँ, इवेंट, पुट डाउन द इवेंट, और इस जो इवेंट वहां पर चल रहा है, रिपब्लिक बनाने का जो काम चल रहा है, उसको क्या कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे। सिंस द समर ऑफ 1789, जो 1789 से जो लोग सोच रहे हैं क्या, कि हम वहां पर रिपब्लिक कर देंगे, मोनार्की सिस्टम को खत्म कर देंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, उस चीज को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। बिफोर दिस कुड हैपन, ऐसा हो
The National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. बढ़िया बात है, तुम किसी और के लिए गड्ढा खोद रहे हो, अगला ने तुम्हारे लिए ही खोद के रखा है। तो नेशनल असेंबली ने वोट कर दिया अप्रैल 1792 को कि हम अब वार करेंगे किसके साथ, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के साथ। चलो बढ़िया बात है, जैसा अच्छा लगे। Thousands of volunteers from the provinces joined the army. हजारों वॉलंटियर्स इस आर्मी को क्या कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे। They saw this as a war of the people against king and aristocracies all over यूरोप। लोग क्यों ज्वाइन कर रहे थे, जो वॉलंटियर्स थे आर्मी को क्यों ज्वाइन कर रहे थे, कुछ तो कारण होगा, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो ये वार है किसी आम लोगों के लिए नहीं है, ये किंग के अगेंस्ट में है। हम मोनार्की खत्म करने के लिए युद्ध करना चाहते हैं, हम एरिस्टोक्रेसीज को खत्म करने के लिए क्या करना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में। इसलिए वो लोग क्या कर रहे थे, इस वार को, इस आर्मी को ज्वाइन कर रहे थे। द पेट्रियोटिक सॉन्ग दे sang was the Marseillaise composed by the poet Roger de Esel। कहता है कि एक पेट्रियोटिक सॉन्ग वो लोग गा रहे थे जिसका नाम था मर्सेलेस, मर्स मर्सेलेस, ठीक है, जो कंपोज किसके द्वारा किया गया था, तो पोएट रॉगर डी एसल के द्वारा किया गया था। फर्स्ट टाइम volunteers from Marseilles sang it as they marched into Paris and so got its name। कहता है कि पहले बार जो वॉलंटियर्स थे फ्रॉम मार्सेल्स sang it, मार्सेल से क्या कर रहे थे, sang कर रहे थे, गा रहे थे, it as they marched into Paris, मार्च जब पेरिस की तरफ बढ़ रहे थे तो इसको क्या कर रहे थे, गाते हुए जा रहे थे। एंड सो गोट इट्स नेम, और इसलिए उस गाने का नाम मर्सेलेस पड़ा, ठीक है। द मर्सेलेस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। आज के समय में फ्रांस का नेशनल एंथम क्या हो गया, मर्सेलाइज हो गया। क्या हो गया, मर्साइलेज। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड को लेकर कुछ डिफरेंट हो, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे देश में हमारा नेशनल एंथम क्या है, जनगण मन है, तो उसी प्रकार वहां का राष्ट्रीय सॉन्ग एंथम जो है वो मर्सेलेज है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तो आज जितना आपको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, ट्राई कीजिए कि अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखने के लिए, हमको नहीं लगता है कि दोबारा वीडियो के गो थ्रू जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी भी हमको कोई प्रॉब्लम हो रहा है ड्यूरिंग द listening the videos, so you should frequently ask the question in the comment book, put your question in the comment box, I will reply it whenever you will feel free। okay, so thank you, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही खुश रहिए, आबाद, सलाम, जय हिंद, जय भारत।